अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, डॉलर की बुलंद तरीन सतह, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। क्या पाकिस्तान की आवाम इस महंगाई की नई लहर का सामना करने के लिए तैयार है? पीटीआई की हुकूमत के आगाज से ही डॉलर की कीमत बढ़ने के असरात अब तक दिखाई दे रहे हैं। कई माह तक मुस्तहकम रहने वाला रुपया अब डॉलर के सामने डामाडोल होता दिखाई दे रहा है। डॉलर की बढ़ती कदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा पाकिस्तानी अवाम पर क्या असरात डालेगा, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर माशियात मुजम्मिल असलम भी होंगे, उनसे इसके ऊपर तज्जिया भी लेंगे। नाजरीन, बात करेंगे जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर की जानिब से नई पार्टी बनाए जाने के दावों की हकीकत खुल चुकी है। तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के अंदर ही क्या क्या चीजें और कौन कौन खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम रियासत और आवाम में ब्रेक होने वाली स्टोरी जो कि अदील वड़ाइच ने ब्रेक की थी, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के हवाले से, इसका फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी तज्जियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम का मसनूआत में इजाफा हो रहा है। आज 5 रुपए बढ़ चुका है, 123 रुपए लीटर अब नई प्राइस हो चुकी है। अवाम अभी तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो अदादो शुमार अच्छे हुए हैं तो शायद अब महंगाई की लहर कम होगी, महंगाई में कमी होगी, लेकिन एज यूजुअल महंगाई में हम इजाफा ही देख रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम अब सवाल कर रही है, ये आखिर महंगाई खत्म होगी कब? देखिए मारिया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उसके बाद जब IMF के प्रोग्राम में हम गए तो IMF का जो बड़ा मुतालबा था, बल्कि शर्त थी कि जो डॉलर है इसको जो कंट्रोल ना किया जाए, स्टेट बैंक इसको कंट्रोल ना करे, ये इसको मार्केट कंट्रोल करे। ठीक है। और उसके बाद जो डॉलर था उसको पर लग गए, फिर वो स्टेबल भी हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले में। लेकिन वो असरात 2018 वाले असरात जो हैं अभी तक हम भुगत रहे थे। लेकिन अभी कई ऐसी वजूहात हैं जिसका आज के प्रोग्राम में हम जिक्र भी करेंगे, जिसकी वजह से डॉलर जो है एक दफा फिर बेकाबू है। अगरचे आज के दिन कोई अच्छी खबर आई, उसको थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा, लेकिन जो फैक्टर्स जो हम सुन रहे हैं, जो माहिरीन मुआशियात बता रहे हैं, उनमें से एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल है। खुद स्टेट बैंक के लोग भी यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है ये भी अफेक्ट कर रही है। उसमें जो पहले जब तिजारत होती थी तो कहा जा रहा था कि $5 मिलियन तक आया करता था यहां पर, और अब यहां से जा रहा है, और जिस तरीके से जा रहा है जाहिर है वो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। फिर IMF के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी किस्त के हवाले से हमारे जो मामलात हैं वो अभी उस तरह से तय नहीं हो रहे, और जो $900 मिलियन की किस्त है ये रुकी हुई है, तो उसमें उनकी जो कुछ शराइत हैं। फिर जो इंपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और हुकूमत को इस पर मैं समझता हूँ तशवीश होनी चाहिए। ये जो हमारा तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं ये बढ़ती जा रही हैं, और अब इस पैनिक की सिचुएशन में ये बताया जा रहा है कि जो इंपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो मार्केट से उठा रहा है। फिर डॉलर की ज़हीरा अंदोज़ी, जब ऐसी जो सिचुएशन होती है तो स्पेकुलेशंस जो होती हैं, तो ये स्पेकुलेटर्स ये डॉलर की जो ज़हीरा अंदोज़ी और सारा काम भी करते हैं। फिर ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से अभी जो रिसेंटली अमेरिकी हुकाम की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर दोबारा से गौर करेंगे या नजरसानी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां की मंडियों तक जो हमें एक्सेस दी गई है, हमारे साथ नरमी बरती जाती है, और इसके अलावा जाहिर है यूरोपीय मंडियों पर भी उसका कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जो इम्पैक्ट आता है हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात का। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये खुदा ना खास्ता इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये चीजें मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं खराब करती हैं। तो जाहिर है अभी जो पेट्रोल की कीमत है, ये पेट्रोल की कीमत हम पेट्रोल डॉलर्स में लेकर आते हैं, तो ये पेट्रोल की मुजम्मिल असलम साहब लाइन पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं वजह कैसा है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या वजह है? IMF की कुछ शराइत ऐसी हैं, या पहले जो अफगानिस्तान से डॉलर्स आ रहे थे या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये वजह है? या अगर IMF की शराइत हैं तो वो कौन सी शराइत हैं जो महंगाई में इतना ज्यादा मुसलसल इजाफा हो रहा है?
शुक्रिया मारिया, अदील और सदीक भाई, आप सारों का। पहले तो ये बताएं, आपको किसने ये गलत खबर दी है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है? मैं तो हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुनकर। सर पेट्रोल 123 रुपए हो चुका है। मुजम्मिल साहब, यानी हमें इत्मीनान रखना चाहिए अभी भी, यानी आप कह रहे हैं हमें घबराना नहीं चाहिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के घबरा बाद? लेना चाहिए। नहीं, मैं आपको डेटा से मैं प्रूफ डेटा से करता हूँ, मैं हवाई फायर नहीं मारता। बिल्कुल। देखिए, मई के महीने में आपकी महंगाई थी 11%, फिर वो कम होके हुई 9.5%, और जो अगस्त के महीने का जो आपका डेटा आया है वो आया है 8.5%। मुझे एक बात बताएं ना, महंगाई में हम गरीब मुल्क हैं, हमारी बास्केट में खाने पीने की चीजें, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने सर्दियों में कितना चीखा था कि मुर्गी 500 रुपए किलो हो गई, अंडे 600 रुपए किलो, 600 रुपए दर्जन हो गए, बिलावल याद आ गए मुझे, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है टमाटर 400 रुपए किलो हो गए, प्याज ऐसे हो गए। आजकल ये इन चीजों की आवाजें आती हैं आपको कि चिकन का क्या रेट है इस वक्त जो है अंडा जो है कितना नीचे है, इस वक्त सब्जियां जो हम खाते हैं, जो आम आदमी तो सब्जी ही खाता है ना, सर ठीक है। अंडा 190 रुपए दर्जन है, रिसेंट लेकर आई हूँ। आम आदमी अगर झींगा मछली खाए तो वो भी सस्ती है, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाए, अदील भाई ने जो की अभी अभी, वो 5 रुपए पेट्रोल पे, आप सारे इतने नाराज हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग को चाहिए कि इमरान खान को थैंक यू का मैसेज करें। अच्छा, उसकी वजह बता, हाँ मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको कि आज क्या तारीख है, 16 सितंबर 2021। 16 सितंबर 2020 पे रिवाइंड पे जाएं, रिवाइंड करें अपने आप। उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $42 पर बैरल थी। आज 16 सितंबर को हमारी पेट्रोल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में $75। 80% का इजाफा हुआ। कितना? 80% का। और पिछले साल जब $42 का वो था, पेट्रोल था, तो हुकूमत पाकिस्तान में 103 रुपए का जो है 103 रुपए 97 पैसे पर लीटर पेट्रोल दे रही थी। कल जो हमारी कीमत बढ़ के हुई है वो हुई है 123 रुपए 30 पैसे। ये कुल मिला के 18.5% का एक साल में इजाफा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है वो 80% का हुआ है। तो आपको इमरान खान का थैंक यू करना चाहिए कि अगर वो 80% पूरा बढ़ा देते तो आप 190 का पेट्रोल लेते। अच्छा, अगर 190 का भी लेते ना तो आप बहुत सस्ता लेते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो अभी निकली नहीं है, उसमें बहुत सारा काम किया मैंने। 245 रुपए लीटर इंडिया में है पेट्रोल, बांग्लादेश में 175 रुपए लीटर पेट्रोल है। दुनिया के जो तेल पैदा करने वाले ममालिक और दुनिया के सबसे जो अमीर ममालिक, सऊदी अरेबिया 104 रुपए लीटर पेट्रोल है, और दुबई यूएई 111 रुपए लीटर पेट्रोल है। हम बात ही नहीं करते ना यूरोप की, वो तो अमीर लोग हैं, वो पैसे दे सकते हैं। अब ये पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्कों ने भी टैक्सेस लगा दिए हैं। और आपका वजीर आजम, आपको अभी मैं एक और बात बता दूं, पिछले साल जब 103 रुपए का पेट्रोल था ना, 28 रुपए पेट्रोलियम लेवी लेता था। कल जो आपकी पेट्रोल की कीमत आई है 5 रुपए 62 पैसे जो है ना पेट्रोल में जो है ना पेट्रोलियम लेवी ले रही है। इसके अलावा 17% सेल्स टैक्स फाइनेंस बिल ने इस हुकूमत को जो है इजाजत दी हुई है, वो जो है 10.5% के हिसाब से ले रही है। तो ये हुकूमत और आपका वजीर आजम अवाम को आलमी महंगाई से इस तरह बचा रहा है जिस तरह एक तेज तूफानी बारिश में मुर्गी अपने पैरों के नीचे चूजों को ले लेती है कि वो बच जाए और वो खुद भीगती है, और वो सारा प्रेशर आप खरीद भी फिर बढ़ाना होगी। मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, अच्छा उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी फूड बास्केट से भी ताल्लुक रखती हैं। कुछ चीजें बड़ी ज़ाहिर है ज़रूरी हैं, उनको इंपोर्ट करना लाजमी है, लेकिन अभी ऐसा तासुर ये मिल रहा है कि हम बहुत सारी गैर जरूरी चीजें भी, लग्जरी आइटम्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, बात यह है कि मैं हमेशा से जो है ना पाबंदियों के खिलाफ। मैं कहता हूं कि आप आजादाना तिजारत करें, लेकिन हर चीज के ना रेट मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ियां, आपको अंदाजा नहीं है कि हम दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में, मतलब महंगी अच्छी गाड़ियां नहीं, यानी कि वही गाड़ी जो बाहर हमें मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख की मिलती है तो यहाँ 25 लाख रुपए की है। जो ये लैंड क्रूजर जो आपके इस्लामाबाद में भरी हैं, ये जो है ब्रांड न्यू लेने जाए ना, ब्रांड न्यू, तो ये जो है पाकिस्तानी 1 करोड़ कुछ की मिल जाती है, 1 करोड़ 10-20 लाख की। पाकिस्तान में अगर वो ब्रांड न्यू आती है ना, वो 6 करोड़ रुपए की है। तो अब वो जो लग्जरी चीज मंगा रहा है उसमें आपको 5 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है,
तो अब आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? ठीक है ना, वो हुकूमत ने उसको जुर्माना लगाया और आम आदमी इसी तरीके से जो चीज इस्तेमाल करता है हुकूमत उसमें टैक्स जीरो के करीब लेती है। मैं रुपए पे बात करना चाहूंगा, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे दो। देखें जी, रुपए में जो है ना, मैं आपको फिर थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो माजी में लेके जाऊंगा 26 जून 2019। उस दिन हमारा रुपए का डॉलर की मुनासिब से रेट था 166 रुपए, फिर वो कम होकर 155 रुपए आया। पिछले साल अप्रैल के महीने में जब पेंडेमिक आया 155 से बढ़ के 168 रुपए हुआ, 168 रुपए हुआ। फिर पेंडेमिक से जैसे जैसे हमने काबू पाया वो कम होकर इस साल मई के महीने में वो 153 रुपए हुआ। अब 153 से ये 169.70 का कल हाई लगा, आज 168 जैसे आपने कहा थोड़ा सा रुका, इस्तेकाम आया। अब ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अभी हम सारे कोरोना, मुझे तो हुआ था, आप लोग का नहीं पता मुझे, लेकिन कोरोना एक वायरस जो है, जब वायरस आता है तो आपकी जिस्म की एंटीबॉडीज उससे फाइट करती हैं, और क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है कि आपको बुखार वगैरह जरूर होता है लेकिन आप बच जाते हैं। ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये एंटीबॉडीज है। ये जो हालात चेंज हो रहे हैं दुनिया में, यानी कि हर चीज की कीमत डबल हो गई, आपने खुद भी अभी बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर चीज की, कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है 4 महीने में डबल हुई। तो ये एंटीबॉडीज हैं जो स्टेट बैंक ने एक मैकेनिज्म सामने लेकर आई है जो फाइट कर रही है। इसमें स्पेकुलेशन वगैरह जरूर होगी है, लेकिन सर पेट्रोल की कीमत जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, इसलिए यहां पर भी उसका असर नजर आ रहा है, तो डॉलर की कदर क्या इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है या हमारी इंटर मार्केट में बढ़ रही है? देखिए, आपका तिजारत का तवाजुन उसकी वजह से बिगड़ गया। जब तवाजुन बिगड़ता है तो फिर क्या होता है, आपके व्हाइट सेल्स और रेड सेल्स का तवाजुन बिगड़ेगा तो आप बीमार हो जाएंगी। अब उसका इलाज करना जरूरी है। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं, जो ये मैं कह रहा हूँ, ये इलाज है कि ये दरामद को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा, प्रेशर को कम करेगा। और जैसे ही हम देखेंगे कि ये हम इंटरनेशनल मार्केट का तेजी का टाइम गुजार लेंगे, हमारे रुपए की कदर में मजबूती आ जाएगी। और अगर हमने इसहाक डार साहब वाली गलती 2018 वाली की तो हमारे खजाने उड़ जाएंगे। अभी जैसे अदील ने बात बोली कि IMF प्रेशर दे रहा है, बिजली की कीमत बढ़ाओ, ये करो वो करो, अभी तो अफगानिस्तान भी हमारे गले पड़ गया। खुदा के वास्ते हमारी खुद मुख्तारी को हमारे पास रहने दें। अपनी ख्वाहिशात के लिए कि जी मेरे को जो है $1 5 रुपए सस्ता मिल जाए, उसके लिए क्यों हमें जो है वापस जो है इस तरह के ममालिक के पैरों पे पड़वाना चाह रहे हैं। और ये स्टेट बैंक की इस कारकर्दगी की वजह से हमारे तारीखी रिजर्व है $27 अरब, और तारीखी हमारी जो है बरामदाद हो रही हैं। और ये अगर जिस मुल्क के तारीखी रिजर्व हो तो वो कैसे अंडर प्रेशर हो सकता है? ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी है, आप क्यों डॉक्टर को, स्टेट बैंक गवर्नर एक डॉक्टर है, आप बीमार होते हैं कभी डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि मुझे ये दवाई ना दें, आप कहते हैं भाई मुझे बस सही कि इंटरबैंक में ये रुपया डॉलर की कीमत जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। तो जो IMF की शर्त की आप बात कर रहे हैं, ये जो तीसरी किस्त क्यों नहीं फिर दे रहे, क्या इसकी यही वजह जो आपने बात की है कि वो गले पड़ सकता है हमारे बिजली की कीमत में इजाफे का कह रहे हैं? क्या मुजम्मिल साहब ये भी बताइएगा कि IMF क्या चाह रहा है कि डॉलर जो है ये इसकी असल जो प्राइस बनती है तो रुपए के मुकाबले में जो कदर बनती है, आपके ख्याल में ये कितनी है इसकी जो नेचुरल इसकी प्राइस जो है? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF जो है एक अमेरिका का इदारा है और उसके घेरे इन्फ्लुएंस्ड है। IMF ने जो हमारी पिछले साल प्रोजेक्शंस की थी, हमारे खसारे की ज्यादा की थी, ग्रोथ की कम की थी, टैक्स टारगेट का तखमीना कम लगाया था, वो सारी गलत हो गई। इसका मतलब ये है कि IMF की प्रिस्क्रिप्शन कोई मतलब ऑथेंटिकेटेड नहीं है, हमने उसको आउट परफॉर्म किया है। अब IMF ऊपर से आ रहा है, बार बार ऊपर से क्यों आ रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीखें निकलें बिजली। यही मैं कह रहा हूँ कि आपका वजीर आजम जो है वो मुर्गी जैसे पर निकाल के सख्त बारिश और तूफान में अपने बच्चों को बचा रही है। तो IMF की पहली डिमांड थी 1 साल से कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ। IMF की 1 साल से डिमांड है कि टैक्सेस की शरह को बढ़ा दो, चाहे आपकी मईशत बढ़ में। वो आपका वजीर आजम फेस कर रहा है, और उसी को शाम को जो है उसका थैंक यू करने की बजाय चंद लोग इधर उधर के सहाफी भी हैं, बुरा ना मनाइएगा भाई, आपकी बेटी भाई है वो, मैं बोल रहा हूँ, और चंद सियासतदान जो है वो अपनी दुकान और अपने चूरन के लिए पूरे मुल्क में मायूसी फैलाते हैं। हालांकि मायूसी नहीं हम आगे बढ़ने देते। मुज़म्मिल साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि डॉलर का रेट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, और जो इसहाक डार साहब ने गलती की वो नहीं दोहरानी चाहिए।
लेकिन शहबाज राना साहब की खबर तो यह है कि 1.2 अरब डॉलर या जो भी उन्होंने इंजेक्ट किए हैं, जो फिगर उन्होंने एक दी कि वो मार्केट में इंजेक्ट किए गए हैं, बेचे गए हैं, फ्लोट किए गए हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं? फिर ये तो फिर इसाक डार साहब वाली पॉलिसी पे हम जो है वो चल निकले हैं। और दूसरा ये है कि जो मारी ने कहा था वो बात दुरुस्त थी कि आप जो मुआवजा कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल की कीमत को भारत और दीगर मुल्कों के साथ, तो कुव्वत ख़रीद भी क्या आपने उसका मुआवजा किया कि कुव्वत ख़रीद वहाँ वालों की पाकिस्तान जितनी है या पाकिस्तान से कम या ज़्यादा है? देखिए, भारत की ऑफिशियली हमसे कुव्वत खरीद $200-250 है ज्यादा, ठीक है। हमारी 1350-1400, उनकी 1600 है। लेकिन पेट्रोल की कीमत तो डबल है हमसे उनकी, 245 रुपए और 123 रुपए डबल हो गई कि नहीं हुई? दूसरा, मुझे एक बात बताएं, स्टेट बैंक का काम क्या चने और पापड़ बेचना है क्या? स्टेट बैंक का काम है रेगुलेट करना, और अगर मार्केट में कोई वो ऐसी अननेचुरल एक्टिविटी देखेगा तो उस पर वो अपने कानून को और पावर को यूज करेगा। कहाँ पे स्टेट बैंक ने लिखा है कि वो डॉलर मार्केट से खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता? उसका काम है और वो उसका काम कर रहे हैं। इसाक डार साहब जो हैं रुपए को एक जगह खड़ा रखते थे, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने 10% नीचे भी आने दिए। उसने देखा मईशत को कहाँ पे जाना चाहिए। दूसरी बात, शहबाज राना, देखें ये कोई सियासी बयान नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन में किसी ने कहा पाकिस्तान पहुंच जाए, आपको वजीर आजम बना रहे हो, बेचारे फंस गए आके। ये इकोनॉमिक्स है, ये हर चीज नंबर से प्रूव होती है। राना साहब ने अगर 1.2 अरब डॉलर बोला है कि स्टेट बैंक ने फेंके, तो उसके रिजर्व्स कैसे बढ़ गए 4 अरब डॉलर से पिछले 2 महीने में? इकोनॉमिक्स के नंबर, और क्या सोर्स किया मुझे किसी ने बताया है, तो भाई हर हफ्ते रिजर्व्स के नंबर आते हैं, तारीखी रिजर्व्स हैं। और दूसरा, ये तो बताओ मेरे भाई, अगर आज बेचा है स्टेट बैंक ने, मार्केट से रिपोर्ट है नीचे लाने के लिए, ये होती है खबर, मैं दे रहा हूं कि बेचा आपने। स्टेट बैंक ने पिछले 3 सालों में कितने डॉलर मार्केट से खरीदे हैं, जो 20 अरब डॉलर उसके रिजर्व्स हो गए। आपको पता है 2018 में जब डार साहब की हुकूमत गई थी तो स्टेट बैंक को जो है 7.25 अरब डॉलर रिजर्व मिले थे। आज वो 20 अरब 12 अरब डॉलर ज्यादा इजाफी हो गए। आपने तो ये कौन सी डार साहब की पॉलिसी है भाई? मुजम्मिल साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि किसने कहा महंगाई हो गई है। ठीक है, ये यानी इस हफ्ते तक अगर देखें नहीं हुई होगी महंगाई, जिस तरह तासुर दिया जा रहा है, लेकिन क्या अब होगी? क्योंकि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं फूड आइटम्स, ये तो हमारी जो फूड बास्केट है उसको अफेक्ट करेगी। फिर जो डीजल है ये बढ़ता है तो वो अफेक्ट करेगी आम आदमी को। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पेट्रोल की कीमत रबड़ बैंड की तरह है। आप लोग भी मतलब 18-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, देख रहे हैं, आपने 80 रुपए का भी पेट्रोल लिया है, इसी हुकूमत ने जो है 65 रुपए का दिया है जब पिछले साल पेंडेमिक था, और आज जो 123 रुपए की दे रही है, ठीक है ना? तो पेट्रोल की कीमत रबड़ की तरह है, ये 80 रुपए से 125 से, तो ये बहुत पुरानी थ्योरी हो गई है कि जी उससे जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। असल चीज है पैदावारी सलाहियत। पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी थी, गंदम की फसल कम आ गई थी, जो है टिड्डी दल का अटैक हो गया था, उस पे इस हुकूमत ने काबू पाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा, बताया ना क्या महंगाई, चिकन नीचे क्यों आ गया, मैंने ये 4-8 चीजों का नाम लिया। हाँ, इस वक्त पाम ऑयल की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। पाम ऑयल पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। $600 का बाहर था 1 साल पहले, अब वो जो है $1300 का हो। तो बाहर से जब महंगा आएगा तो महंगा ही देना है ना वो हुकूमत मंगाती है ना कुछ। दालें जो हैं 6 साल से महंगी हो गई हैं। तो बात ये कि बैलेंसिंग एक्ट है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? कुव्वत खरीद। जब ये हुकूमत आई थी तो 1,80,000 रुपये फी का आमदनी थी। 30 जून 2021 को 2,46,000 रुपये है। हम कराची में रहते हैं, हमें तो ये पता है कि जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं लोग, हमें उनकी जो है ना 20-25% सिर्फ इस साल तनख्वाहें बढ़ानी पड़ गई, हमें मुलाजिम नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर कोई हमें बाहर से काम कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये वो मंगाना पड़ जाए तो वो हजारों रुपए में बातें करते हैं, घंटे 2 घंटे घर का काम करते हैं अगर कोई घर की चीज खराब हो। तो तब्दीली तो है, जिनको नहीं दिखती और जिन्होंने दिखाना ही हो रहा है तो उनका कोई इलाज नहीं है। मेरी नजर में वो ला इलाज है। सर, एक होता है दिखाना और एक होता है महसूस होना। ब्रेक के बाद इससे बात करते हैं, लेकिन महंगाई होगी कम आखिर कैसे? आवाम को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक चीज़ बढ़ रही है या पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है। उनको कंसर्न ये है कि 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। ब्रेक के बाद इससे बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब से पूछते हैं कि अब इसकी सोल्यूशन क्या है, महंगाई कम होगी कैसे आखिर? इसको बात करेंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही थी महंगाई को कंट्रोल किस तरह से करना है। हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब भी मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी, इस वजह से बल्कि इमरान खान को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उतने लेवल की प्राइस नहीं बढ़ाई जितनी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ चुकी हुई है। बट सर अवाम को इस चीज़ से कोई कंसर्न एज सच होता नहीं है, क्योंकि जब वो वोट डालने जाते हैं या जब वो पेट्रोल डालने जाते हैं तो वो उस वक्त वो कीमत देख रहे होते हैं। तो सर इसका क्या हल है? उनके जेब से तो पैसा ज्यादा निकल रहा है बट आ नहीं रहा है। देखिए, आवाम को तो अब समझा लें ना, अगर नहीं समझा सकेंगे तो फिर तो मुल्क नहीं चल सकेगा ना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम कराची में रहते हैं और ठीक ठाक अच्छी पोश लोकेशन में रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो अपना घर साफ करके जो अपने घर का कचरा है ना, वो हमारे के मतलब दूसरे के गेट के आगे फेंक देंगे। डस्टबिन भी पड़े होंगे लेकिन उसका ख्याल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानियत है, जो पाकिस्तानी सोच है हमारी, वो सबकी ये है कि हम अब सब अपना अपना देख लें, बाकी हम इज्तिमाई जिसे कहते हैं क्या ज़रूरत है उसको नहीं देखें। और ये आज उसकी वजह है कि जो हमारे सियासतदान हैं ये हमारी आवाम की कमज़ोरी को सामने लाते हैं और उनका नाम ले लेकर जो है मुल्क में जो है ये गरीब अभी भी आजकल जलसे हो रहे हैं। गरीब की कमर टूट गई, गरीब के घर के चूल्हे बुझ गए। मुझे ये बात बताएं कि ये मैं तो पैदा हुआ हूँ, मेरी जो है अब इस साल 44 ईयर्स एज है, जब से मैंने होश संभाले यही तकरीरें सुनी है। ठीक है, तो ये कोई इमरान खान के लिए नई नहीं है, जरदारी के लिए नई नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए नई नहीं है, किसी के लिए नई बात नहीं है। अवाम की तरबियत अगर आप नहीं करेंगे, मैंने आपके सामने मिसाल दे दी, सऊदी अरब जो तेल पैदा करता है वो कितना टैक्स लगा रहा है, यूएई कितना लगा रहे हैं। हाँ, जो नहीं लगा रहे टैक्स वेनेजुएला, 3 रुपए पाकिस्तानी, 3 रुपए 97 पैसे लीटर है पेट्रोल वहाँ पे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। पड़ोस में ईरान जो है वहाँ पे 5 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उनका तेल है और अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई, वो बेच नहीं सकते। तो क्या करें, हम अपनी आवाम को दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी आवाम की तरबियत करनी होगी। मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, अब आवाम फैसला कर ले। चले, आप कहती हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि 5 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाते। अगर हम ये 5 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाते, पिछले साल हुकूमत ने ये जो अभी इस साल बल्कि पेट्रोलियम लेवी में 600 अरब रुपए का टारगेट रखा हुआ है कलेक्शन का। अभी 2 माह में पिछले जो है पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने नहीं लिया। महीने की औसतन 50 अरब रुपए चाहिए, 10 अरब भी इकट्ठा नहीं हुआ। फर्ज करें आवाम को हम खुश कर लेते हैं, पूरे साल जो है ना ये 100-125 रुपए के अंदर रखते हैं पेट्रोल। ये 600 अरब रुपए अगर हुकूमत जमा नहीं करेगी तो हुकूमत ने बजट तो बना लिए, वो कर्जा लेगी, और जब वो कर्जा लेगी तो वो आवाम ने ही पैसे वापस करने हैं। आप पेट्रोल सस्ता ले लें या सूद में वापस कर दें, बात यहीं पे आ जाएगी। तो ये सोचने की जरूरत है। और किस तरीके से कतलामी की माजरत यही पिछली हुकूमत में होता था, सब्सिडीज दी जाती थी और वो टारगेटेड सब्सिडीज नहीं होती थी, लेकिन अवाम तक उसका रिलीफ जाता था। उसके लिए चाहे अवाम को ही पैसे देने पड़ते थे, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में देने पड़ते थे, चाहे उनके नाम पे कर्जे लेकर देने पड़ते थे। लेकिन लोग वोट डालते हुए, जिस तरह मारिया ने कहा है, वो ये नहीं देखते। वो कहते हैं हमें रिलीफ चाहिए। कौन जाकर बताएगा इनको कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें प्राइसेस जो है 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। देखें, अब आप और मैं बता रहे हैं ना, इनको कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी भी कानों में रुई डाली हुई है लोगों ने, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मारिया या सिद्दीक भाई या आप सारे मिलके बता दें कि इमरान खान ने 80% पेट्रोल की कीमत बढ़ी और सिर्फ आपके आगे 18.5% बढ़ाई है, उसने जुर्म किया है या जुल्म किया आप पे? ये बता दें मुझे, या एहसान किया है? ये एक सवाल है आप लोगों से मेरा। नहीं, लेकिन ओगरा जो है वो ये कहा जा रहा है जी 1 रुपया सिफारिश करता है, हुकूमत 5 रुपए बढ़ा देती है। यही जब हुकूमत में नहीं थे, यही जब हुकूमत में नहीं थे, ये कहते थे, असद उमर साहब दावे किया करते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जी इतने टैक्सेस हैं, असल कीमत इतनी होनी चाहिए। अब खुद हुकूमत में आए हैं, अब उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हुकूमत खुद भी पिछली हुकूमत से करती रही है अपना, तब अवाम भी यही कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि ओगरा की पिछले 12 महीने की जो है 24 समरीज दी हैं। उसने 24 दफा कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए लीटर बोला है। प्राइम मिनिस्टर ने 0 या 1 रुपया 2 रुपए बढ़ाया। आपको 24 उसकी समरीज नहीं याद, कल की समरी पे आप बात कर रहे हैं।
और कल की समरी पे भी मैं अभी आपको दावा करता हूं आपके प्रोग्राम में 10 रुपए 70 पैसे रिकमेंड किया था। ये किसने कह दिया? आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो देंगे 1 रुपया बोला था उन्होंने। ये भी गलत बयानी है। ओवरऑल 10 रुपए उन्होंने 10 रुपए तक ओवरऑल। अच्छा सर, ये 10 रुपए, 70 बताएं मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि जो स्पेकुलेटर्स हैं जो इस वक्त मार्केट को खराब भी कर रहे हैं और एक पैनिक की सिचुएशन तो है डॉलर की सूरत हाल में, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि कल मैं सुन रहा था जो डिप्टी गवर्नर हैं उनको एक प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि इन्हें नुकसान होगा ये स्पेकुलेटर्स हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, स्पेकुलेटर को आप अकेले में नहीं बात करें, स्पेकुलेटर के साथ फैसिलिटेटर भी बोले ना। स्पेकुलेटर तो वो होता है जो आगे जो है मतलब खेलता है, उसकी सारी स्पेकुलेशन को कुछ फैसिलिटेट करते हैं लोग, मीडिया के लोग करते हैं, सियासतदान करते हैं, पैनिक, मायूसी। स्पेकुलेटर अपने आप में कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक फैसिलिटेटर साथ ना हो। तो सबसे बड़ा मुजरिम मेरी नजर में स्पेकुलेटर से बड़ा जो है ना फैसिलिटेटर है। आप फैसिलिटेटर की बात ही नहीं करते, जब आ जाती है बात फेक न्यूज की उस पर तो आप लोग बाहर लड़ाई करने आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से मुल्क सीधा नहीं हो सकता भाई। अगर मुल्क को आपने सीधा करना है तो फिर सारे को दायरे के अंदर लेकर आए। और रहा सवाल, उन्होंने कहा पेनल्टी लग जाएगी, जो मतलब अगर अभी ऊपर जाके ले रहा है और वो समझ रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, उनका कहने का मतलब ये था कि वक्त बताएगा, अभी ऊपर खरीद रहे हो ना, बाद में सस्ता बेचोगे। मुजम्मिल साहब, इसी प्रोग्राम में एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, इसी प्रोग्राम का क्लिप था जिसमें आप फरमा रहे थे कि अगर वो जीडीपी से आपने कोई शरह निकाली कि अगर देखा जाए तो इन्होंने कर्जे ना होने के बराबर लिए हैं, इन्होंने जो पुराने कर्जे हैं वो उतारे हैं। इसके हवाले से मजीद आप इसमें कोई वजाहत दे सकें तो दे दें कि इनकी परसेप्शन ये है कि इन्होंने कर्जे जो साबिका हुकूमत है उससे भी ज्यादा लिए हैं, लेकिन इस वक्त की क्या सूरत हाल है कर्जों के हवाले से कि ये कहते थे जी हमने तो कर्जे उतारे ज्यादा हैं लेकिन लिए भी बहुत ज्यादा हैं कर्जे इन्होंने। चलें अभी इस पे भी बात कर लेते हैं ना। 95 अरब डॉलर जब ये आए थे तो कर्जा हमारे मुल्क का था, और 119 अरब डॉलर अब हो गया है इस वक्त मुल्क का कर्जा। ठीक है जी। तो कितना फर्क आ गया 95 और 119 का? तकरीबन आ गया 24 अरब डॉलर। ठीक है। इन्होंने जब ये आए थे तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे 8 अरब डॉलर, अब है 19 अरब डॉलर, यानी 11 अरब डॉलर जमा करके रखे हुए। 24 में से 11 माइनस कर दें, कितने रह गए? 13। उसके बाद एक और स्टेट बैंक का कर्जा होता है, वो उसे कहते हैं स्वाप। स्टेट बैंक बैंकों से अपने कर्जा ले लेता है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी तो 8 अरब डॉलर का स्वाप था, अब वो जो है कम होकर हो गया है 6 अरब डॉलर। तो 2 अरब डॉलर वो कम किया तो रह गया 9 अरब डॉलर। 3 सालों में 9 अरब डॉलर इस मुल्क में इन्होंने कर्जा लिया, और 3 सालों में अगर 9 अरब डॉलर कर्जा लिया तो एक साल की औसतन 3 अरब डॉलर की एवरेज बनी। सिर्फ मैं अगर आपको 2018 का मुस्लिम लीग का कर्जा बता दूंगा ना जो इन्होंने लिया, तो आप जो है ना उछल जाएंगे, स्प्रिंग लग जाएगा आपको। सिर्फ उस साल इन्होंने 10 अरब डॉलर जो है रिजर्व से माइनस किए थे और 11 अरब डॉलर का कर्जा लिया था। 21 अरब डॉलर का एक साल में डेंट दिया था। और ये इन्होंने जो 9 अरब डॉलर है, ये भी इनकी मेहरबानी है कि जो इनके कर्जे हैं उसके सूद में उतार रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर कोई इस पे मुझसे चैलेंज कर लेता है, हालांकि ये आपने मुझे सरप्राइज क्वेश्चन किया है, मैंने कोई तैयारी नहीं की, अपनी सिर्फ टॉप ऑफ द माइंड। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितने 3 साल में कर्जे लिए हैं वो सिर्फ सूद उतारने में लगाए हैं उन्होंने, और इससे ज्यादा 1 साल में पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था। आप ये कह रहे हैं 2018 में 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए। उसके बाद अब मुझे एक मैं हमेशा से मिसाल देता हूं लोगों को कि एक वालिद साहब जो हैं बच्चों को बहुत बड़ी कोठी में रखते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं। बच्चे यही समझ लेते हैं कि हमारा वालिद बड़ा अमीर आदमी है, और जब वालिद साहब जो है एकदम जब उनका फौतगी का वक्त आता है तो बच्चों को बुलाते हैं अपने पास और वो कहते हैं कि बेटा ये जो घर है ना ये मैंने कर्जों से लिया हुआ है, इसकी माहाना इतनी किस्त है, ये जो गाड़ियां हैं ये भी मैंने कर्जे से ली हुई है, इसकी माहाना कितनी किस्त है। अब बच्चे बेचारे अभी कारोबार में और बेरोजगार ही थे, और बाप का इंतकाल हो जाए तो अगले दिन से जो बच्चों पे जो सारा बोझ आ जाएगा वो कसूर किसका है? बच्चे का है या बाप का है जो ये सारा कुछ डाल के चले गए? तो ये आप जहन में रखें कि जब ये पाकिस्तान इनको देकर गए तो किस हालत में देके गए। अभी एक आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया है कि जी इनका खसारा भी उनकी तरफ जा रहा है। भाई जमीन आसमान का फर्क है।
वो 19 अरब डॉलर का खसारा था उस वक्त जब देखे गए थे। ये जो साल 30 जून खत्म हुआ है, 1.8 अरब डॉलर का खसारा। जब आपका खसारा कम होगा तो जितना खसारा होगा आप उतना ही कर्जा लोगे ना। उसके अलावा उस खसारे से ज्यादा फालतू अगर कर्जा ले रहे हो तो पुरानों की जो उन्होंने जो महलात बनाए थे उनके कर्जे उतार रहे हो भाई। अपना तो अपने खसारे के जिम्मेदार हो ना। तो 1.8 अरब डॉलर इनके और अब कर्जा ये इस अभी हुकूमत सही- ने कम लिया है एज कम्पेयर टू PMLN की हुकूमत। ठीक, शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, अपने प्रोग्राम को बड़ा टाइम दिया है, लेकिन एट द एंड बात वही है कि महंगाई में फिर भी इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या वाकई तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुपिंग हो रही है और एक नया ग्रुप अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पिछले हफ्ते एक स्टोरी ब्रेक की थी हमने इसी प्रोग्राम के अंदर कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर की जानिब से तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है और एक नई पार्टी तश्कील दी जा रही है। इन दावों के हवाले से एक हकीकत सामने आई है, एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने आई है। सदीक, मुझे ये बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन साबित हो सकता है? ये क्या इस हवाले से डेवलपमेंट्स रही हैं? क्या वाकई में एक पार्टी नई बनने जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमने पिछले हफ्ते ये कहा था कि ये अफवाहें चल रही हैं और दावे किए जा रहे हैं। बहुत से प्रोग्राम्स में ये बातें डिस्कस हो रही थी और ये दावे किए जा रहे थे मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में कि ये तीनों एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। और हमने कहा था कि हम इस पर काम करेंगे, स्टोरी पर अगले हफ्ते अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो हमने इस स्टोरी पर काम किया है। मैंने भी, अदील वड़ाई साहब ने भी मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए। हम ये वसूख के साथ अब ये कह सकते हैं जिन लोगों से हमारी बात हुई तहरीक इंसाफ के अंदर भी, जो ये बात हो रही थी कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की, उनके ग्रुप के लोगों के साथ भी और भी जिन लोगों के नाम आ रहे थे, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहे। इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं वो जहांगीर खान तरीन है। उसकी रीज़न यह है कि जहांगीर तरीन के साथ 30 से 40 अरकान असम्बली हैं। ये बात जहन में रखें मारिया कि इनके साथ जो लोग हैं वो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज से तल्लुक़ रखने वाले हैं। इनमें वो लोग हैं जो आज़ाद जीत कर PTI में आए थे, या वो लोग शामिल हैं जिनको जहांगीर तरीन ने PTI में शामिल करवाया था। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक जहांगीर तरीन को और उनके ग्रुप को ना तो तहरीक इंसाफ से निकाला गया है, ना उन्होंने ये कहा है कि हमने तहरीक इंसाफ छोड़ दिया है। अभी तक ये नहीं पता कि ये जो 30 से 40 लोग हैं ये तहरीक इंसाफ का टिकट लेंगे नहीं लेंगे, तहरीक इंसाफ इनको टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन अभी तक बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। और आप ये भी देखें, मई जून में भी एक सिचुएशन सामने आई थी सदीक, जिसमें कहा गया था, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि कोई पार्टी नहीं बनने जा रही, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और रहेंगे। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज ये भी ध्यान में रखें कि अब राना सरोल्ला भी ये बात कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि वो उस्मान बुज़दार या इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं। यानी वो जो पब्लिकली कह रहे थे वो मतलब अपनी निजी महफिलों में भी उनका यही था कि हमने कोई अलग पार्टी अभी नहीं बनानी और अभी ये टू अर्ली है, 2 साल रहते हैं। अभी देखें, आज ये खबर आई कि जी 13 लोग जो जहांगीर तरीन खान ग्रुप के हैं उन्होंने राब्ता किया है नवाज शरीफ से और PMLN से। मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ के अपने भाई उनके बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। नून लीग के अपने अंदर आप देख रही हैं ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं, मलिक अहमद खान क्या कह रहे हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं और अभी उनका अपना फ्यूचर नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या होगा। तो कैसे 13 लोग जो हैं वो राब्ता कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन ये भी आपको बताता चलूं कि ये बहुत सवाल उठता है कि क्या जहांगीर तरीन और इमरान खान की सुलह हो सकती है। इसके मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये अगले इलेक्शन से पहले ही सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि अगर इस ग्रुप को मुकम्मल तौर पे साथ लेके चलना है तो या तो यह है कि एक एक करके इनको तोड़ना होगा, लेकिन अभी तक सिवाय नज़ीर चौहान के कोई और मेंबर नहीं तोड़ा जा सका जहांगीर तरीन ग्रुप का। और अगर हुकूमत मेंबर तोड़ने में नाकाम रहती है फिर अल्टीमेटली जहांगीर तरीन और इमरान खान की सुलह करानी पड़ेगी और उस सुलह के साथ ही फिर ये 30-40 लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान हो सकता है तो जहांगीर खान तो अगर नई पार्टी बन जाती तो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसको क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, अभी मैंने आपको कहा ना कि अभी इट्स टू अर्ली। हाँ, टू अर्ली। और दूसरा यह है कि देखें, अलीम खान जो हैं वो अपनी सीट भी शायद ना जीतें, उनके साथ कोई अरकान असम्बली नहीं है, उन्होंने अपने आप को बहुत सियासी नुकसान पहुंचा लिया है। हाँ, चौधरी सरवर साहब, उनके साथ भी बहुत कम लोग हैं जो उनकी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। असल थ्रेट जो है वो साबित हो सकते हैं जहांगीर तरीन, जिन्होंने, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अभी तक जहांगीर तरीन ने और इमरान खान ने पब्लिकली मीडिया पे जलसों में एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की, हालांकि दोनों एक दूसरे को सबसे करीब से जानते हैं। और इमरान खान के सियासी राज अगर सबसे ज्यादा किसी के पास हैं तो वो जहांगीर तरीन है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा सके।
ठीक है, अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जैसे सदीक ने बात की, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, यानी कि अगर इलेक्शंस करीब आते तो ऐसा हो सकता है, बट अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। और इवन के नून लीग ने भी इस बात की तरदीद की है कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, हमसे किसी ने कोई राबता नहीं किया है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।